नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। दोस्तों, आज की सुबह जब आप चाय का पहला घूंट ले ही रहे थे, तो ठीक उसी वक्त दुनिया के दूसरे कोने में एक ऐसी घटना घट चुकी थी जिस विषय पर हमने सुबह लाइव पर बात भी की थी और ये भी बताया था, इंडिकेशंस दिए थे कि मार्केट की दिशा क्या हो सकती है। क्योंकि जो हम लोगों ने विश्लेषण सुबह किया था, वो अगर आपने देखा हो तो सुबह के समय में बिल्कुल वो लगभग ठीक ही बैठा। तो दोस्तों, जब आप उस घटना का जायजा ले रहे थे, तो आपको पता नहीं था कि भई आपके पोर्टफोलियो की दिशा क्या होगी। जी हाँ, और क्रूड ऑयल का जो अचानक उछाल आया और जापान और साउथ कोरिया के बाजार जब धड़ाम से गिर गए और रुपया कमजोर होकर लड़खड़ाया और भारत का सेंसेक्स सुबह-सुबह अगर आपको ध्यान हो तो तकरीबन 670 अंक टूटकर खुला था। जी हाँ, 670 पॉइंट नीचे खुला था और निवेशकों की सांसें अटक गई थी। साथ के साथ उनकी भी सांसें अटक गई थी जिन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग करी थी और कॉल लेकर बैठे हुए थे। हालांकि जिन्होंने पुट लिया था तो उनको तो थोड़ी देर के लिए आनंद आ गया था। इसीलिए मैं हमेशा कहता भी हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि उसमें आपके पैसे जाते ही जाते हैं। खैर, आगे चलते हैं और समझते हैं कि जब आपने पोर्टफोलियो खोला तो क्या लगा आपको कि भाई क्या होगा, कि क्या मार्केट यहीं खत्म हो जाएगी, यानी कि जो गिरावट आई है कि कितना गिरेगा और कब तक गिरेगा। लेकिन गिरावट शुरुआती सेशन में थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे ठीक होती चली। तो जब आप सेंसेक्स जब आप देख रहे थे कि घुटनों के बल बैठा हुआ था, लेकिन सुबह घुटनों के बल था और शाम को क्लोजिंग तक वो मुस्कुरा रहा था। तो आखिर हुआ क्या, किसने गिरा दिया और किसने संभाल लिया, और कौन सा सेक्टर आज हीरो बनकर उभर आया, कौन सा विलेन बना, और कल के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए। निफ्टी, बैंक और सेंसेक्स के वो कौन से लेवल हैं जिनके ऊपर आपको नजर रखनी है, और अगले लगभग 30 मिनट की ये कहानी है जो हम शेयर बाजार का लेखा जोखा लेकर आते हैं। तो एक एक कड़ी को जोड़कर बिल्कुल आसान सी भाषा में हम समझेंगे कि आखिरकार आज मार्केट की सिचुएशन क्या रही, क्यों रही, उसके पीछे की कहानी। देखिए, आंकड़े आप कहीं से भी देख सकते हैं, वो सब जगह मिल जाते हैं। थोड़ी सी मेहनत, हाँ, ये अलग बात है कि आपको आंकड़े सारे के सारे जो भी आपको चाहिए यही इसी शो के अंदर, एक शो के अंदर ही मिल जाते हैं। चाहे आपको सेक्टर के आंकड़े चाहिए हो, चाहे एडवांस डिक्लाइन रेशियो चाहिए हो, चाहे बैंक निफ्टी कुछ भी चाहिए हो, टॉप 5 गेनर, टॉप 5 लूजर्स चाहिए हो, यहाँ तक कि ग्लोबल क्यूज चाहिए, यानी कि सारे खबरें जो आपको शेयर मार्केट के लिए जरूरी हैं, वो सब आपको इसी एक लेखा जोखा के अंदर मिलता है। तो कहीं मत जाइए, क्योंकि आज की कहानी सच में दोस्तों दिलचस्प है और अंत में एक ऐसा सबक भी है जो शायद आपकी पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी को बदल दे और गंभीरता से सोचने पर आपको मजबूर कर दे। जरा सोचिए दोस्तों, एक क्रिकेट मैच चल रहा है और पहले ही ओवर में आपकी टीम के 2 विकेट गिर जाते हैं। स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है। कमेंटेटर क्या कहते हैं कि आज तो शुरुआत ही खराब हो गई। घर बैठे दर्शक टीवी बंद करने की सोचने लगते हैं, लेकिन फिर क्रीज पर आता है एक अनुभवी धैर्यवान बल्लेबाज। वो जल्दबाजी नहीं करता, हर गेंद को उसकी योग्यता के हिसाब से खेलता है और धीरे धीरे रन जुड़ने लगते हैं और शाम होते होते स्कोर बोर्ड ना सिर्फ रिस्पेक्टेबल दिखाई देने लगता है, बल्कि टीम मैच पर अपनी पकड़ भी बना लेती है। और आज हमारे शेयर बाजार ने बिल्कुल यही पारी खेली है। सुबह के कारोबार में सेंसेक्स लगभग 670 अंक टूटकर खुला और एक समय इंट्राडे में लगभग 76,857 के निचले स्तर तक फिसल गया। जिन लोगों ने सुबह सुबह अपना पोर्टफोलियो खोला होगा तो उनका दिल एक पल के लिए जरूर धड़का होगा। उनको लगता होगा, यार क्या हो गया है कि 28 फरवरी से लेकर आज तक रोज ही मार्केट लाल हो जाती, रोज ही हमारा पोर्टफोलियो लाल हो जाता, आखिर ये हरा कब होगा। बीच बीच में थोड़ा हरा होने का प्रयास करता है, लेकिन फिर लाल हो जाता है। खैर, जैसे जैसे आज दिन आगे बढ़ा, घरेलू खरीदारों ने मोर्चा संभालना शुरू किया। एक के बाद एक बड़े सेक्टर्स में खरीदारी लौटी और आखिरकार सेंसेक्स 77,616 पर बंद हुआ, यानी कि मामूली सी तेजी 47 अंकों की बढ़त के साथ में बंद हुआ। जबकि निफ्टी की बात करूं तो उसने भी यही कहानी दोहराई। सुबह की गिरावट झेलने के बाद ये 24,211 पर बंद हुआ, यानी सिर्फ 4 अंकों की हल्की सी बढ़त। आंकड़ा छोटा जरूर दिखता है,
लेकिन इसके पीछे की लड़ाई बहुत बड़ी है दोस्तों। जी हाँ, ये असल में गिरावट से बढ़त तक की करीब 200 अंकों की वापसी थी। और बैंक निफ्टी अगर देखें तो इसने भी दिन भर के उतार चढ़ाव झेलने के बाद 58,131 के स्तर पर विश्राम लिया है, आराम किया है और करीब 85 अंकों की बढ़त के साथ में ये बंद हुआ है। तो दोस्तों समझ लीजिए कि आज बाजार गिरा नहीं है, आज बाजार ने संघर्ष करके अपनी जमीन बचाई है। और जो निवेशक सुबह की घबराहट में टिके रहे, शाम तक उनके चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। तो दोस्तों यही वो बात है जो आज की पूरी कहानी को खास बनाती है। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर सुबह सुबह वो झटका आया कहां से, गिरावट का असली कारण क्या रहा। मान लीजिए आपके मोहल्ले में सिर्फ एक ही मुख्य सड़क है जिससे राशन, सब्जी, दूध, गैस सिलेंडर सब कुछ बाहर से अंदर आता है। अब अगर उस एक सड़क पर अचानक से भारी जाम लग जाए या खुदाई हो जाए उसकी, तो क्या होगा? सब्जी वाला भी दाम बढ़ा देगा, गैस वाला भी, दूध वाला भी, क्योंकि सबको डर है कि कल माल आएगा भी या नहीं। और दुनिया के तेल कारोबार में भी ठीक ऐसी ही एक सड़क है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और यह ईरान और अरब देशों के बीच का एक सकरा समुद्री रास्ता है और दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा कच्चा तेल इसी एक जल मार्ग से होकर गुजरता है। जब मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलता हूं तो जो हिंदी में समझे तो उसको जल डमरू मध्य कहते हैं। दोस्तों सोचिए, दुनिया की हर 5वीं तेल की टंकी इसी एक रास्ते से होकर आती है। अब हुआ यह है कि पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका और ईरान के बीच जो शांति समझौते की कोशिशें चल रही थी वह टकराव में बदल गई। जून में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे जिसके बाद उम्मीद जगी थी कि यह लंबा टकराव थम जाएगा, लेकिन बीते हफ्ते दोनों तरफ से फिर हमले शुरू हो गए और ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई को लेकर सख्ती की खबरें आई। निवेशकों में यही डर फैल गया कि अगर यह जलमार्ग सच में बाधित हुआ तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई गड़बड़ा जाएगी जैसे पहले गड़बड़ाई थी और तेल के दाम आसमान छू सकते हैं। और इसी डर की वजह से आज WTI क्रूड 4.25% उछलकर $74 पर बैरल पर पहुंच गया और ब्रेंट क्रूड वो भी $78 पर बैरल को पार करके, अगर आपको ध्यान हो तो $79.16 पर बैरल था जब हमने सुबह लाइव किया था, मैंने आपको बताया था। दोस्तों अब यहाँ एक जरूरी बात समझिए, भारत अपनी जरूरत का करीब 85% तेल बाहर से मंगाता है, हम बाहर से आयात करते हैं। यानी अगर मोहल्ले वाली सड़क में जाम लगेगा तो भारत जैसे देश के को सबसे पहले और सबसे ज्यादा असर झेलना पड़ता है। महंगा तेल यानी कि महंगा पेट्रोल साथ के साथ डीजल भी महंगा और महंगी ट्रांसपोर्ट लागत और आखिर में महंगाई का सीधा दबाव जो आपकी और हमारी जेब के ऊपर पड़ने वाला है। तो दोस्तों यही वजह रही कि सुबह सुबह जब एक खबर आई, हालांकि कोई खबर आज नहीं आई है, फ्राइडे को भी यही था, थर्सडे को भी यही था, तो लेकिन मामला रुक नहीं रहा था, मामला युद्ध एस्केलेट होता जा रहा था। यानी कि कल लास्ट वीक जब क्लोजिंग में हम देख रहे हैं तो 80 ठिकानों के ऊपर हमला किया था, लेकिन आज सुबह आ गई कि 140 ठिकानों के ऊपर अमेरिका ने हमला कर दिया और साथ के साथ ये लड़ाई जो है ना पूरे खाड़ी में यानी गल्फ में फैलती चली जा रही। रीजन क्योंकि ईरान भी उन देशों, खाड़ी देशों के ऊपर हमले कर रहा है जहां पर अमेरिका के ठिकाने हैं। तो इससे क्या हुआ, पूरे बाजार में एक घबराहट फैल गई और सेंसेक्स निफ्टी दोनों भारी गिरावट के साथ खुले। लेकिन दोस्तों कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है जो हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे, क्योंकि यही तेल की महंगाई किसी एक भारतीय सेक्टर के लिए फायदे का सौदा भी बन गई। कैसे, ये हम आपको ग्लोबल क्यूज वाले सेगमेंट में पूरे विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटी सी बात आप सबसे, दोस्तों अगर आपको यह जानकारी, यह कार्यक्रम हमारा लेखा जोखा उपयोगी लगता है, जिसे आप सुनते तो कान से हैं और छपता आपके दिल पर है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और साथ ही चैनल की मेंबरशिप लेकर आप हमें रोज ऐसी है गहरी और आसान जानकारी लाने में मदद कर सकते हैं। खैर वापस चलते हैं अपने मुद्दे पर और आज के बाजार की कहानी को समझते हैं। तो ग्लोबल क्यूज और आज के जो ताजा हालात हैं वो क्या है। दोस्तों जरा कल्पना कीजिए कि आपके परिवार में एक सदस्य को हल्का सा बुखार हो जाए, तो फिर क्या होता है, पूरा का पूरा घर सतर्क हो जाता है, खाना समय पर नहीं बनता, बाकी काम भी टल जाते हैं। एक सदस्य की तबीयत बिगड़ी तो पूरे घर का मूड बदल देती है, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि पहले हमें सारी की सारी अटेंशन है, इनको देने की जरूरत है, इनके स्वास्थ्य को
ध्यान देना जरूरी है, इनको डॉक्टर के पास ले जाना है, इनको कब क्या खाना है, कब क्या पीना है, तो सारा का सारा घर उन्हीं की सेवादारी में लग जाता है। और यही हाल दोस्तों एशिया के बाजारों में आज हमें देखने को मिला। यानी कि जापान का निक्केई का जो था तकरीबन 1238 अंक, यानी कि 1.8 टूटकर 67,320 के लेवल पर आ गया। जबकि दक्षिण कोरिया का यानी कि साउथ कोरिया का जो कोस्पी था वो और भी बुरी तरह से हिला, करीब 7.25% की भारी गिरावट के साथ में 6,970 के लेवल पर बंद हुआ। और यह गिरावट सीधे तौर पर उसी यूएस ईरान तनाव और तेल की महंगाई से जुड़ी थी। अमेरिकी बाजारों के फ्यूचर्स भी सुबह सुबह कमजोर संकेत दे रहे थे, क्योंकि निवेशकों को डर था कि महंगा तेल महंगाई बढ़ाएगा और इससे अमेरिका का केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक ब्याज दरें ऊंची रख सकता है। साथ ही भारतीय रुपया भी कमजोर होकर डॉलर के मुकाबले करीब 95.7 के स्तर पर फिसल गया। तो महंगे तेल की वजह से आयात बिल बढ़ने की चिंता ने रुपए पर भी दबाव डाल दिया। और जब भारत का विक्स यानी कि स्थिरता मापने वाला इंडेक्स करीब 10% उछल गया, तो साफ संदेश मिल गया कि आज बाजार में हलचल तय है, वोलेटिलिटी तय है। अब यहीं से कहानी में वो दिलचस्प मोड़ आता है दोस्तों, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। सोचिए, मान लीजिए कि आपके मोहल्ले का एक दर्जी विदेश में कपड़े बेचता है और उसे उसका भुगतान डॉलर में मिलता है। अब अगर रुपया कमजोर हो जाए तो उसी $1 के बदले उसे पहले से ज्यादा रुपये मिलने लगेंगे। यानी कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ और रुपया के कमजोर होने से उसको, उस दर्जे को ज्यादा पैसे मिलेंगे। यानी बिना कोई नया ऑर्डर लिए उसकी जो कीमत है डॉलर के मुकाबले में, तो उससे उसकी कमाई अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि हिसाब डॉलर में हो रहा है और खर्च रुपए में। भारत की आईटी कंपनीज के साथ बिल्कुल आज यही हुआ। उनकी ज्यादातर कमाई डॉलर में आती है। अगर आप लोग लेखा जोखा हमारा कार्यक्रम देखते हैं तो अब तक आप समझ गए होंगे, जो इस बात को नहीं जानते थे। तो इसलिए इस कार्यक्रम को जरूर देखें, क्योंकि यह आपको एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनाने में मदद करता है। दोस्तों, कमजोर रुपए ने आज उनके लिए मुनाफे के दरवाजे खोल दिए और इसी वजह से आज आईटी सेक्टर पूरे बाजार का सबसे चमकता सितारा बनकर उभरा, जिसकी पूरी कहानी हम अगले सेगमेंट में विस्तार से समझेंगे। तो एक ही घटना, तेल की महंगाई और रुपए की कमजोरी, किसी सेक्टर के लिए मुसीबत बन गई और किसी सेक्टर के लिए मौका। यही तो शेयर बाजार की सबसे दिलचस्प बात है। यहां हर खबर का असर सबके लिए एक जैसा नहीं होता। एक दिलचस्प बात और, भारत में इसी हफ्ते क्वार्टरली नतीजों का सीजन भी तेजी पकड़ रहा है और इस हफ्ते करीब 70 बड़ी कंपनियां अपने नतीजे जारी करने वाली हैं, जिनमें कई बड़े बैंक भी शामिल हैं। यानी आने वाले दिनों में सिर्फ ग्लोबल खबरें नहीं, बल्कि कंपनियों की कमाई भी बाजार की दिशा तय करेगी। अब हम देखते हैं दोस्तों, क्या सेक्टर परफॉर्मेंस। जी हाँ, बारी बारी समझते हैं कि आखिरकार आज हर सेक्टर की चाल कैसी रही और हर तेजी या गिरावट के पीछे की असली वजह क्या थी। दोस्तों, यह हिस्सा जरा आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि कल किस सेक्टर पर आपको नजर रखनी है। तो आईटी सेक्टर आज का हीरो बना। जैसा हमने आपको भी बताया कि कमजोर रुपए ने आईटी कंपनीज के लिए बड़ा तोहफा दिया और आईटी इंडेक्स आज 3.59% उछलकर 29,015 के लेवल पर पहुंचा, यानी कि करीब 1,005 अंकों की जबरदस्त छलांग। यह आज के पूरे बाजार की सबसे बड़ी सेक्टोरल बढ़त थी। और सोचिए, बाकी सारे इंडेक्स 1-2% के दायरे में घूम रहे थे, जबकि आईटी अकेले 3.5% से भी ऊपर निकल गया। ऑटो सेक्टर की बात करें तो शांत रहा लेकिन मजबूत। अब सोचिए कि स्कूल की क्लास जहां ज्यादातर बच्चे शांति से अपना काम कर रहे हों, कोई शोर शराबा नहीं, लेकिन नतीजे फिर भी अच्छे आते। ऑटो सेक्टर ने आज कुछ ऐसा ही रुख दिखाया। ऑटो इंडेक्स 120 अंकों की बढ़त के साथ में 26,981 पर बंद हुआ, यानी कि करीब 0.45% ऊपर। ना कोई हल्ला, ना कोई नाटक, बस अपना आराम फरमा रहा था, संतुलित प्रदर्शन दिखाया। प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक भरोसे का सेक्टर बना और बैंकिंग सेक्टर भी आज हल्की मुस्कान के साथ बंद हुआ। तो निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.25% चढ़कर 28,154 पर पहुंचा, जबकि पीएसयू बैंक 8,460 पर टिका रहा। जैसे कोई अनुभवी दुकानदार बाजार के शोर में भी अपनी दुकान का हिसाब किताब संतुलित रखता है। बैंकिंग सेक्टर ने आज ठीक यही किया, न तो ज्यादा उछला और न ही ज्यादा गिरा। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो छोटे कदम उसने बढ़ाए, लेकिन सही दिशा में। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडेक्स आज मामूली बढ़त के साथ में बंद हुए। मिड कैप मात्र 4 अंक ऊपर बढ़कर बंद हुआ और 63,040 पर, और स्मॉल कैप 6 अंक ऊपर 19,422 पर। यानी कि कहने को आप कह सकते हैं कि लाल नहीं हुए,
हरे रहे, यानी कि तेजी में बंद हुए। तो ये भी एक बड़ी बात है कि जो मार्केट के कहाँ हम लोग भयंकर रूप से गिरने का माहौल देख रहे थे, वो लास्ट में आते आते मार्केट ग्रीन में बंद हुई। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेटर है, पॉजिटिव इंडिकेटर है, इसको और आगे समझेंगे। दोस्तों, बड़े झटकों के बावजूद इन दोनों ने आज अपना संतुलन बनाए रखा, जो ये दिखाता है कि सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं बल्कि छोटी मझोली कंपनियों भी निवेशकों का भरोसा बरकरार है। अब दोस्तों, बात करते हैं उन सेक्टर्स की जिन्हें आज तेल की महंगाई का सीधा खामियाजा भुगतना पड़ा। एफएमसीजी सेक्टर, हमने सुबह भी आपको बताया था कि एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर दबाव आता है क्रूड ऑयल बढ़ने से। अभी आप धीरे धीरे आप समझ रहे हैं। तो आज का सबसे बड़ा विलन कौन बना? आपकी रसोई के महीने भर का बजट। अगर अचानक पैकिंग, सामान, ट्रांसपोर्ट और कच्चे माल के दाम बढ़ जाए तो घर का बजट डगमगाने लगता है, और यही आज एफएमसीजी इसी कारण से विलन बन गया। दोस्तों, चाहे आपकी कमाई उतनी ही क्यों ना हो जितनी थी, लेकिन अगर महंगाई बढ़ गई तो फिर क्या होगा? आपके पास से तो पैसा ज्यादा जाएगा ना। और यही दोस्तों एफएमसीजी कंपनियों के साथ आज कुछ ऐसा ही देखने को अपने को मिला। महंगे क्रूड ने उनकी लागत बढ़ने की आशंका पैदा की, क्योंकि पैकेजिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक हर जगह तेल का इस्तेमाल होता है। नतीजा, एफएमसीजी इंडेक्स आज 500 अंक टूटकर 48,809 पर बंद हुआ, यानी कि लगभग 1% टूट गया। तो जो आज के बाजार की सबसे बड़ी सेक्टोरल गिरावट एफएमसीजी की ही रही। मेटल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल चिंता की छाया जो है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ती चिंता का असर मेटल शेयर्स के ऊपर भी दिखाई दिया। दोस्तों, जब तेल महंगा होता है और दुनिया भर के बाजार लड़खड़ाते हैं तो निवेशकों को औद्योगिक मांग घटने का डर सताने लगता है। मेटल इंडेक्स आज 87 अंक यानी कि 0.69% गिरकर 12,601 पर बंद हुआ, जबकि रियल्टी सेक्टर ब्याज दरों की चिंता के कारण आज हल्की सी इसमें सुस्ती दिखाई दी। 0.15% की गिरावट रही, 937 के लेवल पर बंद हुआ। दोस्तों, जैसे कोई ग्राहक घर खरीदने से पहले ब्याज दरों को लेकर एक बार फिर सोच में पड़ जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ने का मतलब है कि ब्याज दरें जल्दी नहीं घटेंगी। और फार्मा की दोस्तों हम बात करें तो फार्मा में आज हल्की मुनाफा वसूली दिखाई दी। जी हाँ, फार्मा आज 30 अंक यानी कि 0.12% गिरकर 25,643 पर बंद हुआ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई बल्लेबाज अच्छी पारी खेलने के बाद खुद ही थोड़ा सा सतर्क होकर आगे खेलना शुरू कर दे ताकि विकेट ना चला जाए। तो कुल मिलाकर आज का दिन एक बहुत साफ बात दिखाता है, सिखाता है कि बाजार में कोई भी बड़ी घटना सबको एक जैसा असर नहीं डालती। किसी के लिए मुसीबत है तो किसी के लिए मौका है। इसीलिए समझदार निवेशक कभी भी पूरे बाजार को एक ही नजर से नहीं देखता, बल्कि सेक्टर दर सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखता है और तब उसकी तस्वीर निकालता है और समझता है। अब दोस्तों आगे चलते हैं और समझते हैं आज के टॉप 5 गेनर्स और टॉप 5 लूजर्स कौन से। तो दोस्तों, आज की बात करते हैं उन सितारों की जिन्होंने आज इन्वेस्टर्स को मुस्कुराने का मौका दिया है और उनकी भी जिन्होंने चिंता बढ़ाई। जी हाँ, तो पहले टॉप 5 गेनर्स की बात करते हैं। तो टीसीएस आज सबसे आगे रहा, करीब 5.51% की शानदार बढ़त के साथ 2183 पर बंद हुआ है। और इसके बाद एचसीएल टेक जो 5.15% चढ़कर 1224 पर बंद हुआ, और इन्फोसिस करीब 3.24% की तेजी दिखाई दी और 1103 पर बंद हुआ। टेक महिंद्रा भी 3.25% चढ़कर 1502 पर बंद हुआ, और बजाज ऑटो ने करीब 2.5% की बढ़त के साथ में 10,410 रुपए का लेवल टच कर लिया। देखा आपने, टॉप 5 गेनर्स में से पूरे 4 नाम कहां से आए? सीधे आईटी सेक्टर से आ गए। ये वही कमजोर रुपए वाली कहानी है दोस्तों, जो अब आंकड़ों में आपको साफ साफ दिखाई दे रही। जब हमने आपको बताया था कि दर्जी को डॉलर में पेमेंट मिलने पर फायदा होता है, तो असल में यही टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा के शेयरों में हो रहा था। तो ये आज के आप दर्जी इनको समझ लीजिए। अब बात करते हैं टॉप 5 लूजर्स की। दोस्तों, टॉप 5 लूजर्स में ग्रासिम में आज करीब 0.3% की गिरावट रही और यह 3,126 रुपए पर बंद हुआ। टाटा स्टील 2.1% फिसल कर 187 रुपए पर आ गया, जबकि नेस्ले इंडिया 1.59% की कमजोरी के साथ में बंद हुआ और यह 1432 रुपए पर बंद हुआ, जबकि इटर्नल 1.52% गिरकर 285 रुपए पर आया। इंडिगो में दोस्तों करीब 1.5% की गिरावट देखी गई, 1.45% एग्जैक्टली, और ये 5,235 पर बंद हुआ। अब दोस्तों सोचिए जरा, जैसे पेट्रोल महंगा होने पर ऑटो रिक्शा या बस का किराया बढ़ाना
मुश्किल हो जाता है क्योंकि ग्राहक कम हो जाने का डर भी रहता है। वैसे ही महंगे क्रूड का सीधा बोझ एविएशन कंपनियों पर पड़ता है क्योंकि जहाजों का ईंधन खर्च तुरंत बढ़ जाता है और यही वजह रही कि इंडिगो आज दबाव में रहा और टाटा स्टील जैसी मेटल कंपनी को वैश्विक मांग को लेकर बढ़ती चिंता का सामना करना पड़ा। तो एक तरफ आईटी कंपनीज को कमजोर रुपये का फायदा मिला तो दूसरी तरफ एविएशन, एफएमसीजी और मेटल कंपनीज को महंगे तेल में मार झेलनी पड़ी। यही है आज के बाजार की असली और पूरी की पूरी तस्वीर। अब दोस्तों बढ़ते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो की तरफ। जी हाँ, जो अगर जब हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करते हैं तो आप देखते होंगे इसे बहुत ज्यादा हेडलाइन में नहीं बताया जाता और इसकी बहुत ज्यादा बात नहीं करी जाती। बस यही बताते हैं आज निफ्टी लाल रहा, निफ्टी गिर गया, सेंसेक्स चढ़ गया, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात नहीं करता। लेकिन बाजार की असली जो सेहत बताती है वो यही बताती है। सोचिए क्लास में 40 बच्चों की परीक्षा हुई, अगर सिर्फ यह बताया जाए कि क्लास का औसत नंबर ठीक ठाक रहा तो पूरी तस्वीर साफ नहीं होती। असली बात तो यह जाननी जरूरी है कि कितने बच्चे पास हुए और कितने फेल और कितने बच्चे अव्वल आ गए। और शेयर बाजार में इसी को कहते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो। आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कुल 1772 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए जबकि 1555 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए, यानी कि 115 शेयरों में कोई खास बदलाव भी नहीं आया, यानी कि वो बिना किसी बदलाव के बंद हुए। यानी सिर्फ बड़े इंडेक्स ही नहीं बल्कि बाजार की चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ भी आज थोड़ी सकारात्मक पॉजिटिव दिखी। गिरने वालों से ज्यादा शेयर बढ़ने वालों की तरफ रहे और यह इस बात का संकेत है कि सुबह की घबराहट के बावजूद दिन में खरीदारी सिर्फ कुछ बड़े शेयरों तक सीमित नहीं रही बल्कि व्यापक लेवल पर फैली हुई थी, जो बाजार की सेहत के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है। अब दोस्तों गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल को भी समझते हैं। दोस्तों आमतौर पर जब बाजार में डर होता है तो लोग सोना खरीदने की तरफ भागते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। सोना आज करीब 1% गिर गया, 0.95%, 1,42,120 रुपए के लेवल पर आ गया और चांदी भी करीब 1.25% गिरी और चांदी भी करीब जो है ना 1.25% गिर गई। यानी जब पूरी दुनिया की नजरें तेल के ऊपर टिकी हुई थी तो सोना चांदी उस भीड़ में पीछे छूट गए क्योंकि निवेशकों का ध्यान और पैसा दोनों तेल और करेंसी बाजार की तरफ खिंच गए थे। और क्रूड ऑयल की बात दोस्तों हम पहले ही विस्तार से कर चुके हैं, जैसा बता दिया था ऊपर कि WTI 3.71% चढ़कर $74 पर बैरल पर था और ब्रेंट क्रूड लगभग 0.4% चढ़ा और $78.55 पर ट्रेड कर रहा है अभी इस वक्त मौजूदा समय में। और यही आज की सबसे बड़ी हलचल की जड़ रही है और आने वाले दिनों में भी यही सबसे ज्यादा नजर रखने वाली चीज होगी। जी हाँ दोस्तों, तो इस पे आपको नजर लगातार बनाकर रखनी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कल क्या होगा। जी हाँ, यही बात अब जरूरी है कि जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं कि कल क्या हो सकता है और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो हालांकि हम सुबह जब लाइव करेंगे 7:30 बजे तब हम आपको डिटेल में बताएंगे कि अभी क्या संभावनाएं बन रही हैं, रात भर में क्या क्या मार्केट में बदल गया है जो हमारी मार्केट के ऊपर इंपैक्ट डालेगा। क्योंकि भी जब रात में अमेरिका की यूएस मार्केट बंद होगी, गिफ्ट निफ्टी बंद होगा और हमले शमले होंगे, अगर हुए तो नहीं हुए तो उन सारे उसका मार्केट का असर हमारी मॉर्निंग मार्केट के ऊपर पड़ेगा। गिफ्ट निफ्टी कहाँ खुलती है, जापान कहाँ खुलता है, एशिया की और मार्केट कहाँ खुलती, तो इन सबका असर मार्केट के ऊपर पड़ता है। बट अभी के हिसाब से अगर हम स्ट्रेटजी देखें तो क्या होना चाहिए, तो जरा इसको ऐसे सोचे कि एक टेनिस मैच है और जब तक गेंद जो है कोर्ट की सफेद लाइन के अंदर है खेल चलता रहता है और लाइन पार हुई नहीं तो अगला पॉइंट शुरू हो जाता है। और बाजार में भी दोस्तों कुछ ऐसी ही लाइनें होती हैं जिन्हें हम और आप किस नाम से जानते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यानी वो लेवल जहां आकर बाजार या तो रुक जाता है या फिर उस सीमा तोड़कर नई दिशा पकड़ लेता है, यानी कि रेजिस्टेंस सीमा तोड़ी और नई दिशा चला गया। लेकिन निफ्टी के लिए दोस्तों अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 23,800 और उसके नीचे 23,700 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखा जा रहा है। जबकि रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,200 से 24,300 के बीच में है। अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस को पार कर जाता है यानी कि 24,300 का यानी कि 24,285 का एग्जैक्टली, तो आगे दोस्तों हमें तेजी दिखाई दे सकती है। क्योंकि आपने देखा लास्ट वीक 24,530 तक निफ्टी बना के आया है तो वो 24,530 के क्लेम को लेवल को रिक्लेम कर सकता है। लेकिन अगर सपोर्ट टूटता है तो और गिरावट की आशंका बनेगी। और सेंसेक्स में भी दोस्तों यही खींचतान है, 77,000 से 78,000 के दायरे में
ये टहलेगा। जब तक सेंसेक्स इस दायरे में बना रहेगा, बाजार को साइडवेज यानी कि सीमित दायरे में चलने वाला आप कह सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो इसमें भी उतार चढ़ाव बना रह सकता है और निवेशकों को इस पर खास नजर रखनी चाहिए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की चाल अक्सर बाकी बाजार की दिशा तय करती है। जैसे किसी परिवार में सबसे बुजुर्ग सदस्य का मूड पूरे घर का माहौल तय करता है। अब सवाल यह है कि कल के लिए रणनीति क्या हो, स्ट्रेटेजी क्या हो, क्योंकि ये तो हो गए सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी कैसे निर्भर करेगी, किन बातों पे हमें क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि घबराकर, पैनिक में कोई भी बड़ा फैसला आप मत लीजिए। जैसे कोई अनुभवी दुकानदार हो तो अचानक आई भीड़ या सन्नाटे को देखकर अपनी दुकान का पूरा सामान नहीं बदल डालता, वैसे ही निवेशकों को भी एक दिन की हलचल पर पूरा पोर्टफोलियो नहीं बदलना चाहिए। और दूसरी बात, क्रूड ऑयल की चाल पर आपको बारीकी से नजर रखनी चाहिए, ऐसे दूरबीन लगाकर। दोस्तों, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव और बढ़ता है तो तेल और महंगा हो सकता है, और जिसका असर एविएशन, पेंट, टायर और एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स पर पड़ सकता है, क्योंकि इन सबकी लागत में तेल की बड़ी भूमिका होती है। और तीसरी बात दोस्तों, आईटी सेक्टर में जो तेजी आई है वह काफी हद तक रुपये की कमजोरी पर टिकी है। अगर रुपया संभलता है तो यह तेजी उतनी ही तेजी से पलटी भी मार सकती है। इसलिए सिर्फ आज के आंकड़े देखकर जोश में आने की बजाय अगले कुछ दिनों का रुझान समझना आपके लिए जरूरी होगा। और चौथी बात है, कमाई का सीजन यानी अर्निंग सीजन भी पूरे रंग में आने वाला है, और इस हफ्ते कई बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। इसलिए बाजार की दिशा सिर्फ ग्लोबल क्यूज के ऊपर नहीं, ग्लोबल खबरों के ऊपर नहीं, बल्कि इन नतीजों पर भी उतनी ही निर्भर करेगी। और यही कारण भी है बड़ा कि आज मार्केट इतनी बुरी और इतनी बड़ी खबर के बाद भी गिरी नहीं है इतनी बुरी तरह से, वापस संभल गई है। और पांचवी बात दोस्तों, डॉलर के मुकाबले रुपए पर भी आपको नजर रखनी है। रुपया अगर 95.7 के लेवल के आसपास टिका रहता है तो आईटी और फार्मा जैसी एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनियों को फायदा मिलता रहेगा, लेकिन अगर रुपया मजबूत होना शुरू तो यह संकेत होगा कि विदेशी निवेशकों का भरोसा वापस लौट रहा है। तो कुल मिलाकर कॉशियस रहिए, सतर्क रहिए, लेकिन घबराइए मत। स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया रखिए, यानी पूरे बाजार को एक साथ ना आकर हर कंपनी को अलग से परखिए और मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों पर आप अपना फोकस बनाकर रखें। अब दोस्तों, यहाँ एक बहुत आम मिथक की बात करते हैं, एक मिथ की बात करते हैं जो अक्सर नए निवेशकों के मन में घर कर जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जिस दिन बाजार में बड़ी गिरावट आए उस दिन तुरंत अपने शेयर बेच देने चाहिए ताकि आगे के नुकसान के से बचा जा सके, लेकिन आज का दिन इसी सोच को गलत साबित करता है। सुबह 670 अंकों की गिरावट देखकर जो लोग घबरा गए और पैनिक में जिन्होंने बेचने की सोची या जिन्होंने बेच दिया, तो शाम तक वही बाजार हरे निशान पर बंद हुआ, यानी जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर सबसे महंगा फैसला साबित होता है। तो सही तरीका यह है दोस्तों कि आप घबराहट में नहीं बल्कि तथ्यों और अपनी दीर्घकालिक योजना के आधार पर ही फैसला लें। अब दोस्तों, आज के बाजार से इन्वेस्टर्स के लिए सबक क्या निकल कर आता है? तो दोस्तों, आज के बाजार से जो सबसे जरूरी सबक है वो क्या है, ये आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को में मतलब बहुत काम आने वाला है। तो इसलिए जब मैं सबक की बात करता हूं, और ये सबसे लास्ट में मैंने सेगमेंट रखा है, और जब यहां तक आप पहुंच गए हैं तो ये मैं मान के चल रहा हूं आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनने की दिशा में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको पेशेंस चाहिए और मार्केट की पूरी जानकारी चाहिए। और यहां तक आप आए तो इसका मतलब आपके मन के अंदर लालच छुपा हुआ है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करूं और एक अच्छा अनुभवी निवेशक बनूं। दोस्तों, सोचिए इस तरह से कि एक अनुभवी दुकानदार है जो सालों से अपना कारोबार चला रहा है। कभी बाजार में मंदी आती है, कभी ग्राहक कम हो जाते हैं, कभी अचानक किसी खबर से पूरा मोहल्ला अफरा तफरी में आ जाता है, लेकिन वो दुकानदार हर उतार चढ़ाव पर अपनी दुकान बंद नहीं करता, और वो जानता है कि आज का सन्नाटा कल की भीड़ में बदल भी सकता है। और जब ज्यादा खरीदारी होने लगती है तो ऐसा भी नहीं करता, वो सुबह 4 बजे उठ के बैठ जाता है। तो आज के बाजार ने भी यही सिखाया है। सुबह 670 अंकों की गिरावट देखकर जो निवेशक घबरा गए होंगे, अगर उन्होंने जल्दबाजी में शेयर बेच दिए होंगे तो शाम तक
बाजार की रिकवरी देखकर उन्हें जरूर अफसोस हुआ होगा। इसलिए याद रखिए, एक दिन की गिरावट हमेशा बुरी खबर नहीं होती। कई बार वह सिर्फ एक झटका होता है जिसके बाद बाजार खुद को संभाल लेता है। और असली समझदारी दोस्तों इसमें है कि आप घबराहट में नहीं बल्कि समझ के साथ फैसला लें। और एक आखिरी बात, आज हमने देखा कि कैसे एक ही खबर अलग अलग सेक्टर्स पर अलग अलग असर डालती। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन यानी अपने निवेश को अलग अलग सेक्टर्स में बांटना सीखिए। और ये दोस्तों कोई भी किताबी सलाह नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल एडवाइस है। बल्कि आज के दिन दोस्तों जैसी असलियत से सीखा हुआ सबक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज के बाजार की कहानी में हमने देखा कि कैसे एक जियोपॉलिटिकल टेंशन ने सुबह सुबह हलचल मचाई और कैसे घरेलू खरीदारी ने बाजार को संभाला और कैसे कमजोर रुपये ने आईटी सेक्टर को नई ऊंचाई दी और कैसे महंगे क्रूड ने एफएमसीजी, मेटल और एविएशन जैसे कुछ सेक्टर्स की मुश्किलें बढ़ाई। और कल का बाजार किस दिशा में जाएगा, यह क्रूड ऑयल की चाल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति और रुपये डॉलर के रेट और आ रहे कंपनी नतीजों, इन सब पर निर्भर करेगा। लेकिन जैसा हमने बताया कि घबराने के बजाय समझदारी और पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। अगर आज की यह जानकारी, आज का यह लेखा जोखा आपके लिए उपयोगी रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, वीडियो को लाइक भी करिए और इसे अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं कल नई कहानी के साथ, नए लेखा जोखा के साथ, क्योंकि कल 14 जुलाई है और कल क्या बाजार कहेगा वह हम आपके साथ शाम को 8 बजे लेकर आएंगे। और लेकिन उसके साथ साथ कल हम आपसे सुबह 7:30 बजे लाइव में मिलेंगे और तब हम बात करेंगे कि आज का बाजार क्या संकेत दे रहा है खुलने से पहले। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।